की रिविजन आज। स्टैट्स बाकी सब भी चेक करते हैं। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला जो आपका काम अब आता है दैट इज अपर लिमिट, किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? क्लास साइज, क्लास विड्थ, क्लास हाइट। इनमें से कोई भी तीन वर्ड यूज कर सकते हैं, साइज, विड्थ, हाइट। ठीक है, फिर अगर हमें क्लास मार्क्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, दिस इज क्लास मार्क्स। इस फॉर्मूला को यूज करके समटाइम्स दे मिस क्लास लोअर लिमिट, समटाइम्स दे मिस अपर लिमिट, समटाइम्स दे मिस क्लास मार्क्स, पूछ लेते हैं आपसे। एंड वी हैड क्वेश्चंस इन बोर्ड आल्सो। आपको ना ए पार्ट में दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30 सो ऑन करके, और बी पार्ट में लिखा है फाइंड द क्लास मार्क्स फॉर द इंटरवल 10 to 25। तो पता क्या बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये मिसप्रिंट होगा? कुछ नहीं होगा, उसने फर्स्ट में कुछ और पूछा, सेकंड में कुछ और पूछा, तो यहाँ पे क्लास मार्क्स कैसे निकालोगे? क्या करोगे इसमें? 25 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, 35 बाय 2 17.5 आंसर। ज्यादा ये लिख कर आना है, एक्चुअल बोर्ड क्वेश्चन है ये। समझ में आ गई बात? ये तो क्लास मार्क्स का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पर आजकल क्लास मार्क्स में और भी क्या कर लेते हैं आपको, क्योंकि क्लास मार्क्स आपको दिए होते हैं, है ना, तो आपको लोअर लिमिट निकालने को कह दिया, आपको अपर लिमिट निकालने को कह दिया। प्लस अब जो दूसरी चीज मैं आपको सिखाऊंगी इसके बाद क्लास मार्क्स के रिलेटेड ही, कि जो क्लास साइज होता है ना आपका, वही क्लास मार्क्स में भी डिफरेंस होगा। क्लास साइज इज इक्वल टू डिफरेंस इन 2 कंसेक्टिव क्लास मार्क्स। ठीक है ना? तो अगर 10 to 20 जैसे मान लिया, 20 to 30, 30 to 40, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये एग्जांपल हमने लिया, 10 to 20 में क्लास मार्क्स कितने हैं? 20 to 30 में कितने हैं? फिर 35। क्लास साइज कितना था? और आपका क्लास मार्क्स कंसेक्टिव वाले में डिफरेंस कितना है? 10। तो इन क्लास मार्क्स के बेसिस पर वो आपको क्लास इंटरवल्स को बनाने को बोल देता है। हाँ, क्लास साइजेस निकाल, साइज तो पता ही लग जाएगा आपको। वो कहता है कि आप सारी वो पूरा टेबल बना दो, फ्रीक्वेंसी चार्ट बना दो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो दे आस्क यू टू कंस्ट्रक्ट द एंटायर फ्रीक्वेंसी। आपको वो क्लास इंटरवल, फिर कहते हैं कि सबसे पांच हमारी क्लासेस हैं, तो सबसे अपर लिमिट वाले का, सबसे लास्ट वाली क्लास का अपर लिमिट बताओ, सबसे छोटी वाली का अपर लिमिट बताओ। ठीक है, और दे गिव यू कि हमने 5 क्लास साइज रखा हुआ है, लोअर लिमिट हमारा मतलब इतना है, तो इसका सबसे अगर 5 क्लासेस है तो लेट मी गिव यू दिस क्वेश्चन। कल करवाया भी था, चलो पहले तो यही करते हैं, जरूरी चीज ये आ गई। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं क्वेश्चन के साथ ही करवाऊंगी। अब आता है हमारे पास, पहला है, अगर उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, क्या बोलते हैं? इज नोन एज क्लास साइज। ठीक है, अगर मैं कहती हूं द क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन डेटा, मैंने दोनों क्वेश्चन साथ साथ क्यों बोले हैं? ठीक है, फॉर अ गिवन डेटा, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम, difference between maximum and minimum observation is called, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस क्या बोला जाता है? नहीं ना, यहाँ पर लिमिट्स है और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, तभी मैंने दोनों को साथ साथ लिखा है, इसको रेंज बोलते हैं। समझ में आ गया? आपको नंबर्स दिए होंगे, जैसे मार्क्स दे दिए बच्चों के, 20 बच्चों के मार्क्स दे दिए, तो आपको कहा है बट व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, या जो भी हमें दिया हुआ टेबल है ना, तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम मार्क्स, वो होता है रेंज। और ये पूछ रहा है क्लास लिमिट में, उसको बोलते हैं क्लास साइज, तभी मैंने इनको साथ साथ लिखा है। समझ में आ गया? रेंज में डिफरेंस और क्लास साइज में डिफरेंस पता लग गया, दोनों है डिफरेंस ही, लेकिन ये नंबर्स को माइनस करता है, ये आपकी, ये ऑब्जर्वेशंस को माइनस करता है, ये आपके क्लास इंटरवल वाले लिमिट नंबर को लेकर चलता है। क्लियर हो गया? अगर आपको उसमें कहा जाएगा, एक ऐसे मैंने लिखा हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
40 to 50, और इसके आगे 2 4 6 9 ऐसे करके नंबर दिए हुए हैं। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, तो आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कौन सी हो सकती है आपकी? 50। लोएस्ट कौन सी है? 10। रेंज इज 40। समझ में आ गई बात? ये बात क्लियर हो गया? जो मैं पहले वाले में क्लास साइज पूछ रही थी वो एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के बारे में है। जो हम रेंज होती है वो एंटायर डेटा को लेती है, एंटायर टेबल को लेकर चलती है। ठीक है, तो या तो वो आपको एक्चुअल वैल्यूज दी होंगी 10 15 24 38 ऐसे, तब आप निकालोगे, या फिर ऑर्गेनाइज होगा तो आप इस नंबर और इस नंबर को माइनस कर दोगे। ठीक है, वो थोड़ा और लंबा प्रोसेस हो जाता है, बट दिस इज व्हाट वी डू बेसिकली, राइट? अब आते हैं, अगर आपको ये दिया हुआ है 60 58 90 51 47 81 70 95 87 99, इसका रेंज क्या है? मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 99। और मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 51। सो रेंज इज 40। ठीक है, अब मान लो अगर हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि एक ना फॉर अ फ्रीक्वेंसी टेबल या डेटा ऐसा है कि उसकी 47, हाँ, this is 51 99 minus 47, ठीक हो गया इतना? तो मैक्सिमम वैल्यू दे से इज 75 and range of the data is 20. Find minimum value. करो। ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, ये हो सकता है कि अब दे दे, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो हो सकता है कि आ जाए, है तो छोटी सी डेटी। अब ये होता है कि ऐसे ही मिनिमम वैल्यू इज 82, रेंज इज 38, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। रेंज होती क्या है? बस यही करना है। रेंज आपको कितनी दी हुई है? 20, मैक्सिमम दी हुई है 75, मिनिमम क्या होगी? ठीक है, अब ऐसे ही मिनिमम वैल्यू दी हुई है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम। मतलब जब भी स्टैट्स का क्वेश्चन आएगा ना, सिर्फ फॉर्मूला लिख देना, उसमें सिर्फ वैल्यूज को एडजस्ट करनी है आपने। रेंज कितनी दी हुई है? 38। मैक्सिमम मुझे निकालनी है, व्हाट इज मिनिमम? इन दोनों को प्लस करोगे क्या आ जाएगा? 100 एंड 120। समझ में आ गई बात? चलो, अब आते हैं जो इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। तो सबसे पहले वाला लिखो। अब इसके थोड़े थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन, ठीक है ना? या पहले रेंज वाली कर लो, सो दैट जैसे कल भी किया था ना, लोअर लिमिट दी हुई है आपको क्लास इंटरवल की एज एल, एंड मिड पॉइंट है क्लास इंटरवल का एज एम। फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। दिस इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? मिड पॉइंट इज क्लास मार्क्स, है ना? तो उसने कहा अपर लिमिट निकालो, ये एक फॉर्मूला बनकर दिया हुआ है। दिस कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड। 2m माइनस एल। अब इसी को मैं कह दूं अपर लिमिट दी हुई है, मिड वैल्यू दी है, लोअर लिमिट निकालो। समझ में आ गया ना? फॉर्मूला बस आपने वही रखना है, एल प्लस यू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एम। इसको जैसे मर्जी आप इसको ट्विस्ट कर सकते हो, ठीक है ना? अब आते हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज 10। मिड वैल्यू इज 10, विड्थ इज 6, फाइंड द क्लास, या फिर क्या देते हैं लोअर लिमिट या अपर लिमिट, दोनों में से। ठीक है ना? अब मैं इसको ना, आई यूज अ यूनिवर्सल मेथड, मैं फॉर्मूला वाले में चलती हूँ, वरना इसको ऑप्शन से मतलब कहता है मैम, कभी कभी ऑप्शन ऐसे होते हैं कि मैम डायरेक्टली ऑप्शन से हो जाएगा। फिर कुछ स्मार्ट ऑप्शन ऐसे होते हैं वो सभी में विड्थ 6 दे देंगे, दो में 10 भी आ जाएगा।
किसी में विड्थ 6 नहीं दी होगी पर मिड वैल्यू 10 आ जाएगी, तो आपको वो ध्यान में रहता है। पर मैं क्या करती हूँ कि एक x है लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो गई x+6, दोनों को ऐड किया डिवाइड बाय 2 शुड बी इक्वल टू 10। समझ में आ गया, बात वही हो जाती है। तो x+3 इज 10, x की वैल्यू 7 आ गई, मेरा इंटरवल हो गया 7 to 13। तो चाहे अपर लिमिट पूछी गई है, चाहे लोअर लिमिट पूछी गई है, या चाहे क्लास पूछी गई है। समझ में आ गया। अब इसी में अगर मैं कहती हूँ मिड वैल्यू इज 10, अब क्वेश्चन मतलब मैं वही कहना, इसमें आ कैसे जाएगा, मिड वैल्यू इज 10, width is 6, this being the first class, the mid value of first class is 10, width is 6, and there are 5 such classes. ठीक है, so what is the lower limit of fifth class? समझ में आ गई बात, क्या करना है आपको, है ना, समझ आया कि नहीं। मिड वैल्यू दिया हुआ है 10 फर्स्ट क्लास का, विड्थ दी हुई है 6, और कहते हैं ऐसी हमने 5 क्लासेस ड्रॉ की हैं, बनाई है, तो फिफ्थ क्लास की लोअर लिमिट क्या है। तो पहली वाली क्लास क्या होगी आपको पता है ना, 7 to 13। दूसरी क्लास क्या हो जाएगी 13 to, तीसरी क्लास क्या हो जाएगी 19 to 25, फिर क्या हो जाएगी 25 to 31, फिफ्थ वाली क्लास कौन सी हो जाएगी 37। 6 है ना इंटरवल, ठीक है ना। अब यही तुम्हारा अपर लिमिट पूछा था, तुम गलत कर देती, बट चांसेस है 38 के चांसेस कम होते होने के, देन यू कैन हैव ऑप्शंस, अगर होते तो आपको फिर एक चांस मिल जाता है टू सी दैट मे बी यू डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो कैलकुलेशन को ध्यान रखना, आपसे 31 पूछा गया, समझ में आ गई बात ही। तो हमने सिर्फ फर्स्ट क्लास के बेसिस पर, मिड वैल्यू के बेसिस पर और विड्थ के बेसिस पर हमने पूरा डेटा खड़ा कर लिया, आपने पूरे इंटरवल्स बना लिए, है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये है कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 में जो नंबर 20 है वो किस में इंक्लूड होती है। ऑब्जर्वेशन 20 इज इंक्लूडेड इन, बस ठीक है ना, ये एक ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। अब इसके बाद है क्लास मार्क्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर, देखो 15, 20, 25, 30, 35, 40, क्लास corresponding to class marks 25 is, तो विड्थ क्या होगी, बताओ विड्थ क्या होगी, जो क्लास मार्क्स का डिफरेंस है ना। तो 25 वाले पे आ जाओ, यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट x है, अपर लिमिट x+5 है, दोनों को ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया, तो क्या आता है 25, जिसे मैं लिखूंगी 2x+5 इज इक्वल टू 50, x किसके इक्वल आ जाएगा 22.5, तो ये 22.5 27.5 होगी। अब इसका एक और भी वे होता है, जो आपका क्लास साइज है ना, कितना क्लास साइज है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या होगा 2.5। दो जो क्लास मार्क्स आपसे पूछे गए हैं ना, बताए गए हैं 25, एक में से -2.5 कर दो, एक में +2.5 कर लो। ये अगर बात समझ में आती है मैथ्स ही, अगर बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, जैसे अगर मुझे 35 दिया हुआ है क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी 10 की, मतलब विड्थ जो दी है 10 दी है, तो मैं 5 यहाँ पे माइनस करके कहूंगी जो हमारा क्लास इंटरवल है वो क्या बना है 30 to 40। बात क्लियर हो गई। सो ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये आपको ऑप्शंस में दिए होते हैं, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, ध्यान से पूछना, लोअर लिमिट पूछी है अपर लिमिट पूछी है, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है, राइट। अब आते हैं, ये तो है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो काफी हद तक विड्थ दी हुई है 5, जो मैंने अभी करवाया, लोअर लिमिट दी हुई है 10, तो अपर लिमिट ऑफ हायर क्लासेस 5 कंटिन्यूस क्लासेस दी हुई है, ठीक है, और ये सब मैंने करवाई दिया है। अच्छा, फिर आपको ना कुछ नंबर्स दिए होंगे, जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है ना, आपको डेटा ड्रॉ करना है, आपको क्लास इंटरवल भी दिया होगा, ठीक है ना, कि इक्वल साइज के इंटरवल्स है 25 टू 50 टू 70, ठीक है, एंड एज वन ऑफ द इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग टेबल, तो टेबल आपको दे दिया, आपसे पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इस वाली क्लास की बता दो,
वो तो कर लोगे ना, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है। और हाँ, ये क्वेश्चन कर लो, दिस वन। ये हो सकता है पेपर में आ जाए क्योंकि एग्जाम्पलर में है। इसमें ना आपको देखा क्या हुआ है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में ना, इसको पिक्चर की तरह ही भेज देती हूँ, है एग्जाम्पलर का ही पार्ट, सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। ठीक है, इसमें बस फर्क ये है कि वही गलती के चांसेस बस थोड़े से वही हो जाते हैं कि इधर इधर कुछ कह दिया, उधर कुछ कह दिया। दीज आर टू क्वेश्चंस, अगर आपके पास फोन है तो आप उसमें चेक कर लो। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो भेजा है उससे आपने देखना है। 1 सेकंड लगेगा बस इसको। A group frequency table with class interval of equal sizes using 250 to 270, 270 not included, as one of the class interval is constructed for the following data, frequency of 310 to 330। बात समझ में आ गई? क्या करना है? आपकी क्लासेस कौन सी बनेंगी बताओ पहले तो। 250 टू 270 तो फर्स्ट दी हुई है, समझ में आ गया? 270 टू 290, then 290 to 310, then 310 to 330, 330 to 350, सो ऑन आप बना लोगे। पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर फिट कर दोगे टैली मार्क्स लेकर, है ना? और उसके बाद आप बता दोगे, जैसे अगर मुझे यही पूछा हुआ तो मैं इसी नंबर्स को देख लूंगी, 310 एंड अबव बट नॉट 330। ठीक है ना? 310 जैसे कि मेरे पास ये नंबर आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। अब 330 मत लेना इसमें, समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गया ना? अब इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे दिया है, अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास साइजेस यूजिंग 63 टू 72, 72 इंक्लूडेड, तो which as one of the classes is constructed, the number of classes in the distribution will be, तो इसमें नंबर ऑफ क्लासेस पूछी गई है। तो आपका पहले तो बताओ फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा कैसे, 63 टू 72, उसके बाद 73 टू 82, फिर उसके बाद 83 टू 92, उसके बाद 93 टू 102, फिर 103 टू, समझ में आ गया? अब काउंट कर लो नंबर ऑफ क्लासेस, लास्ट हमारे पास नंबर कौन सा है, आई कैन सी 112, तो 112 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। 112 से बड़ा कोई है? नहीं। पर क्या हमारी मिनिमम 63 है? इससे पहले भी तो होगी ना, तो इससे पहले कौन सा नंबर आएगा, 53 टू 62, उससे पहले कौन सा आएगा, 43 टू 52, फिर उससे पहले कौन सा आएगा, 33 टू 42, आई कैन सी 30 ऑल्सो, 23 टू 32, 14 भी है, हाँ। सो 13 टू 22, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 क्लासेस है। समझ में आ गया? उसने आपसे अब फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, उसने कहा नंबर ऑफ क्लासेस, तो फिर बेटा ये 1 मार्क में है ना। हाँ, नहीं, हाँ उसके बाद एडजस्टेड, तो अगर आपको उसको हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तब एडजस्टेड करनी है। अगर आपको इसको बार ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ तो कहेंगे ही बनाने को, हिस्टोग्राम ही कहेंगे, तो एडजस्टेड करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ भी हो आपको इसको क्लास इंटरवल्स को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया इतना? एडजस्टमेंट फैक्टर आता है ना एडजस्टमेंट करने के लिए, है ना? अब आते हैं इसके जो प्रैक्टिकल, इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े से होते हैं, जैसे कि हिस्टोग्राम बनाना, है ना? बार ग्राफ बनाना तो आता है ना? हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या फर्क है?
हाँ, और हिस्टोग्राम इज कंटिन्यूअस। ठीक है, पहली बात तो हमारी क्लास इंटरवल हमें कंटिन्यूअस चाहिए। अब ना ये आपको पूछता क्वेश्चंस कहते हैं कि आपने मान लो ये एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो अगर आपने हिस्टोग्राम बनाया है तो एक्स एक्सिस पे क्या शो करोगे, वाई एक्सिस पे क्या शो करते हो? वाई एक्सिस पे हमेशा क्या शो होती है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है अब हमारा, in a histogram the class intervals of the groups are taken along y axis or x axis. The class intervals कहाँ लेते हैं हम लोग? x axis पर। class intervals are taken along x axis. समझ में आ गया इतना? A frequency polygon is constructed by plotting frequency of class interval and upper limit, lower limit, mid value, any value. मिड वैल्यू समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम मिड वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर हमने अगर क्लास इंटरवल लिया है 10 to 20, पॉलीगन में विल टेक 15। समझ में आ गया? ये चीज हमारी थ्योरेटिकल है। और एक जो हमेशा हमें क्वेश्चन आई थिंक कंफ्यूज करता भी है और किया भी होगा, ये वाला, तो वो भी बेटा उससे पहले अगर किंग होगा, मान ले अगर ऐसा होगा 50 से स्टार्ट हुआ, मान लो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ना, तुम्हारा डेटा जो है 50 से स्टार्ट हो रहा है, 50 to 60। ठीक है, 50 to 60 वाले का इंटरवल क्या हुआ? 55। तो तुमने यहाँ पर 55 ले लिया, मान लो स्टार्टिंग में ही 55 ले लिया। अब कोशिश करना किंक लेकर यहाँ से पहले 45 ले लो, फिर 55 ले लो, फिर 65 ले लो, 75, 85 और लास्ट तुम्हारा 95। तो तुम्हारा स्टार्टिंग ये होगा, एंडिंग ये। इन बिटवीन तुम अपनी फ्रीक्वेंसीज शो करोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ। इसमें कहा है फॉर ड्रॉइंग, अच्छा, इन अ हिस्टोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास। हाँ, ये ना अभी वही तभी तो करवा रही हूँ इनको। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास के साथ प्रोपोर्शनल क्या होता है हिस्टोग्राम में? देखो हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो हमारा, अगर मैंने 0 लिया और यहाँ पर 10 आया, तो मेरे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इक्वल हो। तो जब हमारे क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं होते, हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, so frequency of corresponding class is proportional to area of rectangle, length of rectangle, width of rectangle, perimeter, area of rectangle। फ्रीक्वेंसी विड्थ तो सबकी इक्वल हुई ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो लेंथ को शो करती है, फ्रीक्वेंसी विल बी लेंथ, है ना। और विड्थ तो सबकी एक्स सेम ही है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f1, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f2, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f3। तो इस वाले का एरिया क्या हो गया? f1 इंटू एक्स। इसका क्या हो गया? f2 इंटू एक्स। इसका क्या हो गया? f3 इंटू एक्स। तो फ्रीक्वेंसी की रेशियो इज सेम एज एरिया की रेशियो। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी को एरिया के साथ हम प्रोपोर्शनल करते हैं, तभी हम विड्थ को सेम कर देते हैं। क्लियर होगी बात? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लेना। और एक है for drawing a frequency polygon of a continuous frequency distribution, we plot the points where ordinates are frequency of respective classes. Ordinate क्या हुआ? y and abscissa respectively। हाँ, abscissa कौन से पॉइंट्स होते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में? abscissa क्या होता है? क्लास मार्क, मिड वैल्यू, जो भी आपको दिया होगा। बात समझ में आ गई है? ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये सारे ना आई थिंक इसके जो हमारे 1 मार्क के क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने बना दिए। अब आते हैं थोड़ा बहुत इसको प्लॉट करना या फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी करना, क्लास इंटरवल्स को एडजस्ट करना हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो अभी रफ में ही ड्रॉ कर लो, अगर ग्राफ पेपर है तो ठीक है। ग्राफ पेपर में सबसे जरूरी है एक्स एक्सिस को लिखना। ठीक है, हाँ, ग्राफ पेपर है तो अच्छी बात है, वरना रफ में कर लो। मैं आपको डेटा देती हूँ।
स्केल बताना है आपने। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ये दिया हुआ है डेटा, नॉर्मल तो ड्रॉ कर ही लोगे ना, 10 to 20 वाला दिया हुआ है। अगर आपको ये दिया हुआ है एज ग्रुप दिया हुआ है 10 to 14, लिखो एज ग्रुप इज 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 एंड 30 to 34। नंबर ऑफ फीमेल्स दिया हुआ है यहाँ पर, नंबर ऑफ फीमेल्स है 300, 140, सॉरी 150, 5 यूनिट का डिफरेंस है देखो, 150, 270, 800 एंड 980। ठीक है, इसमें आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। पहले डाटा कंटिन्यूस होगा, वही तो ना सारा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बताओ। इसमें पहले आप यहाँ पे ना रफ में लिखोगे, क्योंकि देखा आएगा ये क्वेश्चन 4 मार्क्स 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में। तो पहले तो आप लिखोगे एडजस्टमेंट फैक्टर, पहले बनाओगे एडजस्टमेंट फैक्टर। 3 4 ग्राफ बनवाने हैं, तो कॉन्सेंट्रेट कर लो इस पर। ठीक है, पहले तो एडजस्टमेंट फैक्टर, फटाफट से क्लास इंटरवल बनाने शुरू करो। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम करवा सकूं, इसीलिए मैं काम भी उस तरह से कर रही हूँ, पर फटाफट से पेन चलाना शुरू कर दो अपना साथ साथ। फिर देखो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब ड्रॉ करते हो, तो एक्स एक्सिस पे क्या शो करोगे, वाई एक्सिस पे क्या शो करोगे। ठीक है, स्केल क्या लोगे। तो एज ग्रुप, एडजस्टमेंट फैक्टर हम लिखेंगे, क्या होगा, एडजस्टमेंट फैक्टर इज 0.5। समझ में आ गया ना, एडजस्टमेंट फैक्टर दोनों का डिफरेंस होता है 0.5 आ गया। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, माइनस, फिर तो एज ग्रुप आपकी एडजस्टेड वाली जो आ जाएगी वो ये बन जाएगी। तो आपको ये प्रॉपर लिखना है सारा। ग्राफ में टाइम पता क्यों लगता है, ग्राफ इजी उतना होता है लेकिन टाइम वो 10 मिनट खा जाता है बिल्कुल, क्योंकि पहले तो ये सब चीजें लिखोगे, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, है ना। फिर जब बनाने बैठोगे तो कभी स्केल टेढ़ा, कभी इधर, कभी लाइन ऊपर, कभी ओवरलैप कर जाती है लाइंस। तो अपनी पेंसिल को बिल्कुल पॉइंटेड रखना है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई यूज अ फ्लैश पेंसिल। ठीक है, फाइन फ्लैश पेंसिल लेकर बड़ा स्केल लेके जाना, टेक अ फुल लेंथ स्केल, छोटे वाला स्केल मत लेना, क्योंकि समटाइम्स योर ग्राफ डजंट मूव, एक छोड़ तो यहाँ तक लाइन पूरी हुई फिर आगे तक करनी है, वो जरूरी होती है। तो एक बड़ा वाला स्केल लेके जाना, 30 mm वाला जो होता है, 30 सेंटीमीटर वाला स्केल, वो लेके जाओ। आपको अगर लाइंस भी ड्रॉ करनी आ गई ना लीनियर इक्वेशंस की, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। याद है ना, जब मैं ड्रॉ करती हूँ तो क्या होता है, तीन, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो मैं क्या करती हूँ, चाहे टेक दिस, और एक टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो जाता है कि ये ऐसे नहीं गया वैसे नहीं गया। वो एक्चुअल स्केल में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, फिर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगी तो मुझे बेंड नहीं शो करना है, ये मेरी लाइन मानी नहीं जाएगी, हल्की सी भी बेंड आ गई ना, ये गलत हो जाता है क्वेश्चन। नीटनेस पे ही मार्क्स मिलते हैं ग्राफ में। तो यहाँ पर 9.50 है, आई शो अ किंग, और मैं यहाँ पे 9.5 to 14.5 ले लूंगी, कि जीरो से भी वैसे ही लिया हुआ है हमने। फिर 19.5, फिर 24, 29, देन 34.5। स्केल लेंगे एक्स एक्सिस पर, एक्स को लिखना है, एक्स एक्सिस को देखो ये कैपिटल एक्स, वाई एक्सिस को कैपिटल वाई, और यहाँ पर आपको जीरो इंटरसेक्शन पॉइंट किंक दिखाना है। एक्स एक्सिस पर क्या है, एज ग्रुप, वाई एक्सिस पर क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स, लिखना है, लेबल करना है इसको। फिर एक्स एक्सिस का स्केल और वाई एक्सिस का स्केल। एक्स एक्सिस पे स्केल लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, कितना आ गया ये, और 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पर आप क्या ले रहे हो,
हाउ मेनी फीमेल्स, वो आप अपने स्केल पे डिपेंड कर लो, 100 ले रहे हो 200 ले रहे हो तो मैं 100 फीमेल्स ले लूंगी। या आई कैन शो 300, आई कैन शो 150 ऑल्सो, 270 शो करना भी आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपके पास जो स्केल होता है। ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900 एंड 1000। बिल्कुल नीट बनाना ये डायग्राम्स, जितनी नीटनेस होगी, लाइंस ओवरलैप ना करें, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, जो आपकी ग्राफ की लाइंस होती है ना सॉलिड, उसके ऊपर प्रॉपर लाइन ड्रॉ की हो। एंड सीरियसली आई डोंट रिकमेंड, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कंफर्टेबल, बट मैं हमेशा फिर फ्लैश पेंसिल यूज करती थी, क्योंकि उससे ना फाइन लाइंस बनती हैं बहुत ज्यादा। और स्केल भी इस हिसाब से लेना, ये नहीं ग्राफ ऊपर से लटक रहे हैं सारे, बार जो है ना बहुत ऊपर ऊपर जाकर बन रहे हैं, ऐसा भी मत करना। ठीक है, जैसे देखो ना, अब ये जो एक चीज है जो आई वांटेड टू हाईलाइट, जैसे ये चीज मेरी हो जाती है, देखो ये, इस पे मार्क्स करते हैं। ठीक है, ये देखो, दिस इज टिपिकली व्हाट हैपेंस विद द, ये वाले पॉइंट्स पे मार्क्स कट जाते हैं, या यहाँ पर ऐसे आपने किया, इस पे मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पे ये देखो, दिस इज 1 पॉइंट, ये देखो ये 1 पॉइंट है, ये नीटनेस में मार्क्स कट जाते हैं इसके। बात समझ में आई? समझ में आ गया बच्चे सबको ये, है ना? अब ऐसे ही, मतलब आपका जब ग्राफ बनेगा ना, तो आपने ना ग्राफ पेपर के ऊपर पहले तो क्वेश्चन नंबर लिखना है, ये चीजें लिख लो, उसके ऊपर पहले क्वेश्चन नंबर लिखोगे, मान लो क्वेश्चन 34 है, बड़े अच्छे से ग्राफ पे क्वेश्चन नंबर 34 लिखोगे। फिर ना ग्राफ के ऊपर हमेशा एक लिखा होता है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन शोज, डेटा के ऊपर नंबर ऑफ फीमेल्स, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर एज ग्रुप, ये वो नंबर ऑफ द वेट एज पर एज ग्रुप, तो आपने ऊपर लिख देना है ग्राफ शोइंग, वो एक लाइन चिपका देनी होती है। समझ में आ गया? ये थोड़ा सा ना, ये मतलब एक इंप्रेशन क्रिएट करने वाली बात हो जाती है आपके पेपर में। फिर उसके बाद आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर आपने इसको एक्स लिखना है, यहाँ पर इसको वाई लिखना है, प्रॉपर एरो बनाने हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट पे 0 लिखना है, यहाँ पर भी एरो बनाने हैं।
ठीक है। फिर एक्स एक्सिस पे क्या शो करने वाले हो, वो चाहे वो क्लास इंटरवल लिखा हो, एज लिखा हो, वेट लिखा हो, मार्क्स लिखा हो, वो करके लिखोगे। वाई एक्सिस पर क्या शो हो रहा है, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी, फीमेल, स्टूडेंट्स, प्लांट्स, हाउसेस, जो भी लिखा हुआ है वो सब लिख दोगे, पेशेंट्स, राइट। उसके बाद आपका है स्केल। तो ये 3-4 पैरामीटर्स हैं जो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपने लिखने हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली लिख दो। उसके बाद ग्राफ शोइंग, या ग्राफ बना रहे हो, या हिस्टोग्राम शोइंग कि दिस इज अ हिस्टोग्राम, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्लियर, देन एक्स एक्सिस पे एक्स लिखो, वाई एक्सिस पे वाई लिखो, इंटरसेक्शन पे 0 लिखो। एक्स एक्सिस को लेबल करो, वाई एक्सिस को लेबल करो, राइट। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है स्केल। क्लियर हो गया इतना, राइट एवरीवन। चलो अब मैं आपको देती हूँ इसका, वैसे तो है यही डेटा, इसको ड्रॉ कर लो। 38 to 40, 41 to 43, 44 to 46, 47 to 49। फ्रीक्वेंसी है 13, 10, 20, 16, 12 एंड 8। ग्राफ ना टाइम लगता है इसलिए क्योंकि हम प्रॉपरली कभी भी ड्रॉ नहीं करते, तो मैं आपको डेटा जो भी दूंगी इसको प्रॉपर घर जाके ड्रॉ कर लेना। हर एक में हिस्टोग्राम भी, हर एक में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी। ठीक है। तो इसमें आप हिस्टोग्राम अलग अलग ड्रॉ करना, क्योंकि अलग ही आएगा हिस्टोग्राम, अलग ही आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट लिखो, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। तो ये होमवर्क है, 4 बजे आओगे ना जब, तो ये लेकर आना है साथ में आपने। ये सारे जस्टेड वाले हैं। ठीक है। अभी जो दिया था एक वो हो जाएगा, और एक थर्ड क्वेश्चन और देते हैं। तीनों बच्चों बना लेना, क्योंकि ये काफी हद तक ना फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी कौन सा दिया था? हाँ, तीनों के ग्राफ में ना गलती यही होती है, हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं आपको, हम लोग सब बन जाएगा पेपर, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस। क्लास इंटरवल दिया था अभी, ये 30 to 34 वाला दिया था क्या? नहीं ना, 35 to 39। तो 4 मैंने क्वेश्चन दे दिए ना आपको। और फिर तो 7 बजे तक बैठो आराम से। आराम से 7 बजे तक बैठो, जब तक आपके डाउट्स हैं, जब तक आपने कुछ समझना है। मैं करवाऊंगी तो हो सकता है पेपर ही करवाऊं, या फिर मैं आपको, डिपेंड करता है, अभी स्टैट्स चल रहा है ना, तो आपको कौन सा चैप्टर रिवाइज करवा दूं, फर्स्ट सेकंड चैप्टर करवा दूं रिवाइज, क्लास में क्वेश्चन देकर, है ना। सैम्पल पेपर घर पे कर रहे हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर के सभी एमसीक्यूज कर लो बच्चे, सभी चैप्टर्स के टारगेट बना लो, आज खत्म करने हैं एमसीक्यूज, हो जाएंगे, इतना भी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। वो डाउट्स कल मुझसे पूछ लेना, अभी स्टैट्स करवा दूंगी, हद से ज्यादा एक हीरॉन्स फॉर्मूला है वो हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर रात में हो जाए, शाम में हो जाएंगे। तुम आओगी? अच्छा, साइंस क्लास नहीं है तुम्हारी? भी नहीं है तुम्हारा? तो पहले पेपर साइंस है, पर 9th को है ना, मुझे तो टाइम है। सबको आता है? क्यों? क्यों? हाँ, मुझे मुझे तो छुट्टियां मैंने भी की थी, ऐसी बात नहीं है। इतनी तो मैं रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू। नहीं नहीं। सी आई एम इक्वली टेंथ में, तभी एक्स्ट्रा क्लास आपकी ले रही हूँ, तो 2 दिन मिस हुए,
हाँ बट फर्स्ट पर मुझे पता है तुम्हारा 5 तक तो काम है, उसके बाद तुम मिलोगे मुझे 10th में। तो ये 3 दिन तो मैं लगा दूं तुम्हारे साथ जितना लगा सकती हूँ, तो बिकॉज आई हैव गॉट दिस बुक, मुझे लगा कि यार करवाई देती, इतना काम था, ये करवा देती वो करवा देती। चलो ये हो गया, समझ में आ गया, बन जाएंगे ना आराम से, मुझे शाम को चेक करवा देना है सारे ना ग्राफ, ठीक है। अब आते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बन जाएगा ना, ठीक है, और जो भी गलती रही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स में मैं आपकी उस टाइम मौके पे आपकी सही करवा दूंगी। एक ही बनाना है, उसके मिड पॉइंट्स को लेना होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारा सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है एडजस्टेड, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमने ये कहा था कि जो विड्थ होती है ना हिस्टोग्राम की वो सेम होनी चाहिए, विड्थ ऑफ हिस्टोग्राम इज इक्वल थ्रू आउट, ये लेकर चलते हैं। पता क्या होता है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ना हमने हिस्टोग्राम्स को यूज करके आगे ग्राफ में से ही आगे के मेजरमेंट्स निकाल लेते हैं कि इसका मीडियन क्या है, इसका मोड क्या है, तो हम उससे एनालाइज करते हैं चीजों को, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं कि ये ज्यादा रुझान कहते हैं ना कि यहाँ इधर तरफ है, ये वाली पार्टी जीत जाएगी, या इलेक्शन होंगे तो ये होगा, या फिर अगर हमारा जो हम फ्यूचर प्रोडिक्शंस करते हैं सारी की गेसेस लगाते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट को देखे तो अच्छा ये वाला ग्राफ जो है ये ऐसे जाएगा, तो बिहेवियर प्रोडिक्ट करने के लिए हम ये चीजों को ना, हमने कुछ चीजों को फिक्स किया हुआ है हिस्टोग्राम की कि उनकी विड्थ सेम होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो विड्थ सेम होने का मतलब है कि जो हमारा ग्राफ है उसकी फ्रीक्वेंसीज की रेशियो इज इक्वल टू रेशियो इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हिस्टोग्राम में बार्स बनते हैं, बार इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में विड्थ सेम हो गई, तो जो फ्रीक्वेंसीज की रेशियो है वो इन इफेक्ट लेंथ की रेशियो हो जाएगी। सो क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 25, 25 to 45 एंड 45 to 75, और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 12, 10, 8, 15 ना, ये सारा देख लेना। अब इसमें एडजस्टमेंट करनी होती है, और फ्रीक्वेंसी हम डेटा ड्रॉ कैसे करेंगे, इसमें होता क्या है, मतलब आपने पहचानना कैसे है आपको ना, देखो 5 to 10, 10 to 15, यहाँ पे क्लास साइज कितना है 5 5 का, और यहाँ कितना दे दिया 10, यहाँ पे कितना आ गया 20 का, और यहाँ पे 30, सीधा ही। तो ये हम कहते हैं दीज आर अनइक्वल क्लास साइजेस, ठीक है ना। आमतौर पे तो आपको कहा जाएगा कि क्लास इंटरवल इनको ड्रॉ करना कोई मुश्किल नहीं है, आप इनको ऐसे लोगे, ठीक है ना। आपने यहाँ से 5, 10, 15, 20 शो कर दिया, तो जो ये देखना ये 20 तक आया, 25, तो 15 to 25, ये 5, 10, 15 था ना, तो आपने यहाँ पर 10 वाली फ्रीक्वेंसी शो कर दी, बन तो जाता है डेटा इससे, लेकिन वो हमारी फ्यूचर प्रोडिक्शंस में ना, जो हिस्टोग्राम हम चाहते हैं जो हमने अपने सॉफ्टवेयर में फीड किया होता है उसके साथ ये मैच नहीं करता, क्लियर हो गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंटरवल्स को सेम करने के लिए फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करते हैं। तो एक ना फॉर्मूला बना हुआ है, बुक में नहीं लिखा हुआ पर काफी एक्स्ट्रा बुक्स में लिखा हुआ है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, तो ये ना कभी कभी फॉर्मूला भी आ जाता है, एमसीक्यू था आज से 2 साल पहले,
एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लिख लो इसका फॉर्मूला, मिनिमम क्लास विड्थ इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास साइज ऑफ द गिवन क्लास, या जिसे आप एक्चुअल कह रहे हो। ठीक है, अब कहा जाएगा ना बड़ा मुश्किल का फॉर्मूला है, पर करना क्या है, सोच कर देखो। इसमें हमारे पास 5 to 10, 10 to 15 सबसे मिनिमम क्लास साइज जो बना सकते हैं, जिसमें सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो कौन सी है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 ऐसे कर सकते हैं। तो 5 to 10 में कितनी क्लासेस निकल सकती हैं, वो पांच वाली, पांच पांच क्लास साइज वाली, एक, है ना। तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी रखी 6, एक बना दी, क्योंकि एक ही क्लास निकलेगी। 10 to 15 में कितनी निकलेगी, 1, तो वो फ्रीक्वेंसी ये रही। 15 to 25 में कितनी क्लासेस निकल जाएंगी, 2, एक हो जाएगी। 15 to 20, ये हमारे ना मतलब बहुत ही देसी का तरीका है करने का। 20 to 25, दो निकल गई ना, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम दो में डिवाइड कर देंगे, तो एडजस्टेड क्या हो जाएगी, एक्चुअल 10 है, एडजस्टेड क्या हो जाएगी 5, की ट्रायंगल का एरिया वो सेम रहेगा रेक्टेंगल का। तो 25 to 45 में कितनी क्लासेस निकलेंगी, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, चार निकल गई। तो ये 8 जो है ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, समझ में आ गया। अब 45 to 75 में कितनी क्लासेस निकल जाएंगी, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, कितनी क्लासेस निकली, 6। एक्चुअल काउंट करो, शर्म मत करना कि ऐसे कैसे, एक्चुअल काउंट करने से गलती नहीं होती है, यू आर वेरी श्योर ऑफ योर आंसर, दिमाग ठीक से काम करता है। तो मुझे इसको 6 में डिवाइड करना है, 15/6 is 3/5/2, तो इनकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 पॉइंट। आपको अब अपने ग्राफ पे जो ड्रॉ करना है ना, वो ये वाली फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ करना। क्लियर हो गया, लिखो इसको फटाफट से ड्रॉ भी कर लेते हैं, हाउ टू ड्रॉ दिस। और अगर इसका ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आएगा ना, तो आप यही वाली फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ करोगे। अब तो शो ही करते 10 to 15, 15 to 25, तो ये 25 वाला 20 वाला मिस कर देते हैं। फिर ये 25, 35, 40, 45, ठीक है ना। फिर 45 से 75 आगे 6 क्लासेस और ले लो। 50, 55, 60, 65, 70, 75। तो ये देखो जो मैंने ये चीज किया ना यहाँ पे, ये देखो ये थोड़ा सा अगर आप देखोगे किंक सा आ गया, ये नहीं आना चाहिए एक्चुअल ग्राफ में, ये ग्राफ की नीटनेस को खराब करता है, नंबर कट जाते हैं। यूज यहाँ पर 2 वाला यूज कर लू, 2, 4, 6, है ना, 2.5 शो हो जाएगा, नहीं 3 होगा फिर, तो कर सकते हैं ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। तो पहले मेरा 6 है, 5 to 10 में लिखना होता है यहाँ पर, ये मत छूट देना इसको, इसको प्रॉपरली ड्रॉ करके लेकर आना, मुश्किल नहीं आएगी फिर। लाइक दिस, 10 to 15 में कितना था, 12, 15 to 25 में कितनी है अपने पास, 5। समझ में आ गया, हमारी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो गई, ताकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी की रेशियो और एरिया की रेशियो सेम रहे। देन 2, ठीक है, और फिर आ जाएगा 2.5, ये 3 आ गया, तो 2.5 अप्रोक्सीमेटली मैं ये शो यहाँ पे कर दूंगी, इनका मिड वैल्यू ये 3 होगा, 3 से हाफ में 2.5, तो यहाँ पर ऐसे शो।
ठीक है बेटा। तो इन बिटवीन ये लाइंस नहीं ड्रॉ करनी होती है। दिस इज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। हो जाएगा ना, फॉर्मूला लिख लिया इसका। फॉर्मूला में हमने क्या किया है, मिनिमम क्लास विड्थ इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास साइज ऑफ गिवन। जैसे मिनिमम क्लास विड्थ 5 की थी, आपकी फ्रीक्वेंसी 10 की थी, और क्लास विड्थ दिया हुआ था यहाँ पर 10 का। तो यहाँ से आपने इसको कर दिया, आपकी फ्रीक्वेंसी ये 5 बन गई। ठीक है, मिनिमम क्लास साइज तो 5 रखोगे, एक्चुअल क्लास साइज कितना है, 20 का है। और उसकी विड्थ जो थी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी, वो 8 थी। तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने। समझ आ गया? ठीक है ना। तो ऐसा ही डेटा देती हूँ, लिखो। ये बन गया ना ग्राफ, बन जाएगा। ठीक है, इसका भी प्रॉपरली ग्राफ, पहले वाले के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स और हिस्टोग्राम। अब लिखो नेक्स्ट, मार्क्स ऑब्टेन। बना लिया था बेटा? उसमें कोई जरूरी कुछ चीज रहती है नोट करने वाली तो मुझे बताओ। डन एवरीवन ना? सबने लिख लिया है, समझ में आ गया ना? अब गलती नहीं चाहिए इसमें भी। ग्राफ का क्वेश्चन अगर आता है, इजीएस्ट पार्ट है ग्राफ का क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन गलती सिर्फ उसमें स्केल लेने में। अब ना मुझे सबकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी करके दिखाना। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। कोई फॉर्मूला क्योंकि बुक में नहीं दिया है ना, तो इसलिए फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं होता, वो सिर्फ बनाया गया फॉर्मूला है, बुक में अभी तक मेंशन नहीं किया होगा। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ना, इसलिए। अपने बुक वाले क्वेश्चंस मत छोड़ना स्टैट्स के, और जैसे बुक वाले क्वेश्चंस मैम ने करवाए हुए हैं वैसे के वैसे ही ड्रॉ कर लेना। और उसके अलावा जो आएगा तो मेरे हिसाब से इजी नंबर ही आएगा, जो ग्राफ पे आप ड्रॉ कर सको। ठीक है, अब मुझे साहब अपनी ना इसमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज बताएंगे।
हाँ जी, इसमें हो गया। अश्मित तुम बताओ, मार्क्स ऑब्टेन 100 to 150 वाले में। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद हो गया सबका ये। ठीक है, तुम फोन पे लगी हुई हो, तुमने कर लिया ये। कनिष्का मुझे बता नेक्स्ट वाला मार्क्स ऑब्टेन दिए। 12.5, इसमें ये जस्ट हुआ बस। ठीक है, चल गुरनूर नेक्स्ट कर। हमारा ऑलमोस्ट टैक्स तो रिवाइज हो ही गया है यहाँ पर। मीन मीडियन मोड तो है नहीं है कुछ भी उसमें निकालने के लिए, तो वो क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। हाँ जी, 10 to 20 में कितनी होगी? 6, उसके बाद फिर 7.5, फिर 8, और फिर 8.2 आएगा। 26 को डिवाइड किया 3 से, तो 8 जा 24, रिमाइंडर इज 2, 8.67 अप्रोक्सीमेटली लोगे। को इनको ही बस यही एक मुश्किल वाली होती है चीजें, सॉरी मैंने इसको एडजस्ट कर दिया यहीं पर। तो एक यही एक होती है, 26/3 लिखते हो और इसी को ड्रॉ करना ना ग्राफ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट हाँ वो टीचर भी एरर लेके चल जाता है इसमें। समझ में आ गई बात ये, है ना? हो जाएगा अब ये। अब बताओ स्टैट्स में इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स हैं या कुछ नहीं समझ में आ रहा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को आपको क्लोज करना होता है बिगनिंग एंड एंड में, किंक लेना होता है, और समटाइम्स आपको जीरो से भी इधर लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे। अब हिरॉन्स फॉर्मूला करवाओ, ठीक है ना? एक हिरॉन्स फॉर्मूला करवा देती हूँ। हिरॉन्स फॉर्मूला में मेन जो चीजें हैं वही है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग, जो इसमें टेढ़े मेढ़े वाले क्वेश्चन थे ना, सबसे पहला तो इसमें ये वाला आता है। मान लो उसने कहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, रेशियो ऑफ साइड्स इज 3:4:5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल।
अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इजी भी है, और जिस तरह से आप सोच रहे हो वो मुश्किल भी हो जाता है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो इजी भी है, और अगर ज्यादा इसमें पढ़ोगे कि फॉर्मूला में, तो मुश्किल भी उतना ही हो जाता है। रेशियो ऑफ साइज क्या दिया हुआ देखो, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाफ इंटू, ये बेस ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाफ इंटू 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 150। समझ में आया? दिस हैपेंस टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ये एमसीक्यूज में आया हुआ है क्वेश्चन। तो मैं इसमें 4 पेज भरने के कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, सिर्फ 1 नंबर मिलेगा उसके बाद, वो भी अगर सही आंसर मार्क कर दिया तो आपने क्या करना है इसको, तो ये आपके पास 2 आ गया। सो 6x² इज इक्वल टू 150। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 25। 30 कैसे हो? 25 6। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5, -5 को छोड़ देना। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 15, 20, 25। पेरीमीटर आप निकाल सकते हो। और अगर आपने किया होगा तो आपने ऐसे 3x, 4x, 5x, सेमी पेरीमीटर कितना लिख लोगे? 6x। ठीक है, तो आपने लिखा होगा 150। मुश्किल नहीं है ये भी, पर बस वही ध्यान रखने वाली बात है, 3x, 2x और x। तो 4 बार x है, एक बार 2 बार बाहर आ जाएगा, x² बाहर आ गया। 18, 18 टू 36, यहाँ 6 आ गया। बात वही है, तो ध्यान रखना है इसमें भी। समझ में आ गई बात ये? राइट। अब इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हो सकता है इस पेपर में आ जाए, ये ना 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और ये आपका एमसीक्यूज क्या हो गया, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। देख, एमसीक्यू में आएगा तो बहुत ही आसान है। ये मैं आपको ना वॉल्यूम में भी बहुत बार करवाया है। ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज डबल, देन एरिया विल बिकम 300% इंक्रीज है, या कितने टाइम्स हो जाएगा? if side of triangle is double, then area becomes how many times? Area increases by। समझ में आ गया ये, है ना? इसमें किसी को कुछ मुश्किल है, कुछ ना समझ में आया हो? पर एरिया में तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, तीनों साइड नहीं होते ना। हाँ, ठीक है। तो जो आपका हीरॉन्स फॉर्मूला है वो भी स्क्वायर रूट ले रहा है, तो अगर आपने 4 बार नंबर को लिया है ना, तो 2 बार ही इसने बाहर निकाला। समझ में आ गई बात है? अगर आप ले रहे हो कि लेट द साइड्स बी एक्स वाई जेड, अब आपकी साइड्स होगी 2x, 2y, 2z। सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 2, और वहां पे हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, सेमी पेरीमीटर ले लोगे s, और a, b, c ऐसे ले लोगे, तो आपके पास अंदर जो है वो बाहर 2 into 2 ही आएगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आता है ना? दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड। अब इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? आपको ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया होता है एमसीक्यू में, जो आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन एज, अब मेरे सामने क्वेश्चन आ गया पेरीमीटर वाला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, उसमें आ गया पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया निकालना है। वो भी होगा ही कहीं। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9√3 square centimeter. Find the perimeter.
समझ में आ गया ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। किसके इक्वल है? 9√3। ये कैंसिल हो गया। साइड किसके इक्वल आ गई? 6। और पेरीमीटर क्या हो गया? 3 × 6। सम ऑफ साइड्स है, मुझे नंबर चाहिए क्योंकि वहां पर ना 4 से भी मल्टीप्लाई करके 24 मैंने भी मार्क किया हुआ है, इसलिए कह रही हूँ। समझ में आ गया? बिकॉज वी गेट सो एक्साइटेड एट दैट मोमेंट, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समटाइम्स स्क्वायर का था, मैंने उसे 3 से मल्टीप्लाई करके मार्क करके आंसर किया हुआ और बाद में आकर वही गलती हो गई। समझ में आ गया? अच्छा, पता क्या होता है अगर इसको मुझे कॉम्प्लिकेट करना है? हमने कहा कि हमने फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस whose side is same as that of equilateral triangle। तो क्या आंसर होगा? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, इक्विलेटरल का 9√3। कहते हैं पेरीमीटर उस रोम्बस का निकालो जिसकी साइड इक्वल है ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से। तो आप कर दोगे 24 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात ये? अब इसके बाद नेक्स्ट है, पेरीमीटर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। साइड कितनी आ गई? 20। ठीक है, सो √3/4 साइड स्क्वायर। तो आ गया ना आंसर 100√3। अब इसमें आते हैं दो क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन और होते हैं जिसमें होता है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में ही, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो इसमें 3 तरह के होते हैं क्वेश्चंस। एक में तो उसका एरिया दिया होता है, एक में उसका हाइपोटेन्यूज दिया होता है, और एक में दिया होता है उसकी इक्वल साइड, ईच ऑफ द इक्वल साइड। आइसोसेलेस का है ना, तो ईच ऑफ इक्वल साइड, या कहा जाएगा उसकी हाइट इतनी है, उसका बेस इतना है। तो मुझे पता है बेस और हाइट सेम है, राइट ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज हैज टू बी द लॉन्गेस्ट साइड, बेस बाकी दो साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसी का ना ये क्वेश्चन 3 तरह से बनकर आ जाता है। आपके ना एग्जाम्पलर में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। एरिया दिया हुआ है 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको कह सकते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। हाँ, तो सोच लो, साइड ट्रायंगल में एरिया दिया हुआ है 128, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि जहां पे एरिया दे दिया तो आपने हमेशा क्या करना है, पहले तो ट्रायंगल का एरिया बना लेना है। ठीक है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। हाफ इंटू x² इज इक्वल टू 128। x² किसके इक्वल आ गया? 256। x किसके इक्वल आ गया? साइड्स किसके इक्वल आ गई? 16 और ये 16। और ये वाली जो हाइपोटेन्यूज है वो कैसे निकालोगे? 16²। तो ये आ जाएगा 16√2। पेरीमीटर क्या लिखोगे? बात समझ में आ गई है? लिखो इसको जल्दी से। So sometimes they ask you perimeter, sometimes they ask you hypotenuse, sometimes they ask you the equal sides। ठीक होगी बात ये? निकाल लोगे ना ये सारा क्वेश्चन? चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास है the hypotenuse of an isosceles right triangle। The hypotenuse of an isosceles right triangle is given as 8 सेंटीमीटर। Find the area।
हमेशा इक्वल साइड्स को एक्स एक्स ले लो, ये एक्स हो गया और ये एक्स हो गया। हाइपोटेन्यूज 8 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। गलती यहाँ पर, इसको 64 किया। 2x² इज 64, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 32। तो आपको क्या करना है, हाफ एक्स स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा 60, 4√2। हाँ वो कुछ और था, वो उसका हाइपोटेन्यूज था, वो हाइपोटेन्यूज निकालना था। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, हाइपोटेन्यूज निकालना। तो देखना हाफ एक्स स्क्वायर 32 आ गया, 32 तो निकालना आया। हाँ, तो मेक श्योर तुम जो आंसर निकाल रहे हो वो क्या है, 4√2 तो है ही है, पर वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जिसमें उसने हाइपोटेन्यूज का होगा, वही ट्विस्ट करके एरिया कह देते हैं बस। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ईच ऑफ द इक्वल साइड दी हुई है। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, लेट मी से टेक इट एज 8 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं। ईच ऑफ द इक्वल साइड एज 8। अब आपको एरिया निकालने को कहा जाए, आपको हाइपोटेन्यूज निकालने को कहा जाए, या पेरीमीटर निकालने को कहा जाए, या सेमी पेरीमीटर निकालने को कहा जाए, एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32। हाइपोटेन्यूज निकालना तो कितना होगा 8√2। ठीक है ना, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में ना करना क्या होता है, इक्वल साइड जो दी हुई है ना आपकी 8 और 8, हाइपोटेन्यूज में बस साथ में √2 निकाल देना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दिया, सेमी पेरीमीटर कर दिया तो इनको डिवाइड बाय 2 कर दिया। समझ में आ गई बात ये। अब इसके बाद और इसमें जो क्वेश्चन है, ये वाला लिखो। अब ये ना एग्जाम्पलर में आया होगा, इसको एमसीक्यू मानकर चलो, या इसको फुल लेंथ 3 मार्क्स में भी कर सकते हो। एक आइसोसलस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू बेस इज 3:2, फाइंड द एरिया। करो इसको। थर्टी टू, 32। ठीक।
हो गया, बताइए। देखो ना, इक्वल साइड दी हुई है, ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, है ना। तो हम रेशो तो लेंगे 3x 2x, लेकिन ट्राइंगल की साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल साइड 3x है, तो दूसरी इक्वल साइड कौन सी हुई? 3x, और बेस है 2x। तो इससे आपने पेरीमीटर निकाल लिया, कितना? 32। x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो साइड्स कितनी आ गई अपने पास? 12, 12 एंड 8। इससे अब आपने एरिया निकालना है ह्यूरॉन्स फॉर्मूला से। क्लियर हो गया इतना? सबको क्लियर है इतना? अब ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन पहले करवाया भी हो, पता नहीं आ सकता है कि नहीं, पर एक बार ही ना पेपर में किसी में आया था, जब ये एमसीक्यू थे ना, शायद प्रैक्टिस पेपर में ही आया था किसी स्कूल के। इसमें लिखा हुआ है, देर आर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज साइड 2x centimeter, and if x root 3 is equal to 24, find the area of triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी हुई है 2x, और वैल्यू बताई हुई है कि x रूट 3 की वैल्यू होती है 24, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो 24 8 जा, समझ में आ गई? अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें था। बाकी तो अच्छा, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कर पाते हो, ये ना थोड़ा क्वाड्रिलेटरल्स पे भी बेस हो जाता है। ये से क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है ये 20 सेंटीमीटर, और इसको भी लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है B C D और E। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ए, इस एंगल को दिया है 60 डिग्री, और इन दो साइड्स को इक्वल किया हुआ है, और कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AE। ये ट्रायंगल कौन सा हो गया? एक 60 डिग्री एंगल हो ना, और दो साइड्स इक्वल हो, कोई भी ट्रायंगल में एक एंगल 60 हो जाए और दो साइड्स को इक्वल कर दे, मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। तो आपको बस इसका क्या करना है, √3/4 साइड्स को। कितना क्लियर हो गया? एक ना आपका क्वेश्चन और दिया हुआ है इन एग्जाम्पलर ओनली, जिसमें लिखा हुआ है इन अ स्केलिंग ट्रायंगल वन साइड। एक दो चीजें और रह गई जो एक थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन हैं। इन अ स्केलिंग ट्रायंगल
One side exceeds the other two sides by, in a scalene triangle, one side exceeds the other two sides by 4 centimeter and 5 centimeter respectively. Perimeter of the triangle is 36. Find the area of the triangle. हम्म हम्म ये वाला क्वेश्चन दिया, अगर कोशिश करो तो ये दो करवाने हैं, ऑल्टीट्यूड वगैरह करवाना है, और एक और चीज करवानी थी, हाँ वो जो दो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन। हाँ जी, क्या है? द पेरीमीटर 36 दिया हुआ है। वन साइड एक्सीड द अदर टू बाय 4 and 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वन साइड एक्सीड्स द अदर टू, तीन साइड्स है, तो मैंने ये ले लिया, ये इससे और इससे, एक 4 बड़ी है, एक 5 बड़ी है ना? तो x प्लस 4 इज इक्वल टू जेड, y प्लस 5 इज इक्वल टू जेड। तो तीनों साइड्स क्या हो जाती है? z-4, z-5 एंड z। समझ में आ गया? वन साइड एक्सीड्स द अदर टू बाय 4 and 5, एक साइड की बात की हुई है, ठीक है? ये ट्राइंगल बना, एक साइड दूसरी साइड से, ये वाली साइड इस साइड से 4 ज्यादा है, और इस साइड से 5 ज्यादा है, ठीक है? तो मैंने कहा ये साइड x ले लो, ये y ले लो, और ये z ले लो। तो x जो है y से 4 ज्यादा है, और x जो है वो z से 5 ज्यादा है। तो मुझे सारे नंबर्स को, सारी साइड्स को एक ही फॉर्म में लिखना है। तो अगर ये x है, तो ये x-4 हो गई, ये 4 छोटी हो गई, और ये x-5 हो गई। अब तुम पेरीमीटर से x की वैल्यू निकालकर एरिया निकाल सकते हो। आपको पेरीमीटर 36 थी, हाँ, ये एक्सीड कर रही है ना, एक्सीड्स वन साइड बाय 4, अदर बाय 5। ये वाला नंबर इससे 4 बड़ा है, ये जो है ये 4 बड़ा है, ये नंबर 5 बड़ा है इससे, ठीक है? इज इक्वल टू 36, 3x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू 15 आ गई। तुमने यहाँ पे 15 रखा, इसको 11 रखा, और इसको 10 रखा, ये तीन नंबर आ गए। समझ में आ गई बात है? अब ऐसे एक और क्वेश्चन है।
Perimeter of triangle is 50 centimeter. One side of triangle is 4 centimeter longer than the smaller side. And third side is 6 centimeter less than twice the smaller side. Find the area. अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? सॉल्व हो गया था 10 11 15 11 10 के साथ। आंसर जो आएगा वो आएगा 12√21 इस वाले क्वेश्चन का। ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसके बाद ना 2 क्वेश्चन होंगे जो मुझे करवाने होंगे आपको। अच्छा, एक हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो तो एरिया निकालना आता है, वो भी करवा देती हूँ। एरिया स्मॉलर साइड को हमने क्या ले लिया? एक्स। तो एक साइड क्या आ गई और दूसरी क्या आ गई? 2x -6/लेस का है। ठीक है, फिर तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 50। एक्स की वैल्यू निकालकर, साइड्स निकालकर यू कैन फाइंड द एरिया। कर सकते हो सॉल्व बेटा ये सब? ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is 4√3 centimeters. Find its sides and area. Find its side and area. मतलब आता है सबको ये क्वेश्चन ना? समझ में आ गया? बताइए, ये तो हो गया। चलो अब नेक्स्ट लिखो। ये तो होमवर्क के लिए दे दूंगी, पहले जो लिखना है ना वो लिख लो, क्योंकि ये ना एमसीक्यू में और थोड़ा डिफरेंट भी है। कहते पी क्यू आर साइड्स है फॉर ट्रायंगल।
बाकी सब आप कर सकते हो। पी क्यू आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। पी प्लस क्यू दिया हुआ है 45, क्यू प्लस आर दिया हुआ है 40, पी प्लस आर दिया हुआ है 35। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, 3 नंबर है ना, तीनों को प्लस करके दिया हुआ है, दो दो करके। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर दो। तो जब इन तीनों को ऐड करोगे, पी कितनी बारी आएगा उस सम में, 2 बारी। क्यू कितनी बार आएगा, 2 बार। और आर कितनी बार आएगा, 2 बार। 45, 85, 120 हो गया। तो P प्लस क्यू प्लस आर किसके इक्वल आ गया, 60। जिसमें P प्लस क्यू कितना है, 45, तो आर कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। क्यू प्लस आर कितना है, 40, तो P कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। और ये 35 है, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। आपका सम भी मैच करेगा। यू गॉट द साइड्स, यू कैन फाइंड द सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, एरिया, कुछ भी हो वो निकाल सकते हैं। ठीक है। और एक इसमें क्वेश्चन था, ये ना कॉन्वेंट में आया था लास्ट ईयर, उनके दिसंबर टेस्ट में। लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर एंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC are 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये मैंने करवाया भी होगा क्लास में काफी बार। ये ना एक ही बार पेपर में अभी तक दिखा था, उसके बाद किसी और पेपर में नहीं दिखा। एंड कॉन्वेंट हैज अ रिकॉर्ड ऑफ गिविंग वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और मतलब सारा का सारा डिफिकल्टी लेवल वो कहते हैं हम डाल दे पेपर में। ठीक है ना। तो उसने आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो ये चीजों को ना सॉल्व करने के, जैसे 3 इक्वेशंस दी हुई है ना, इनको सॉल्व करने का यही वे होता है। आप इन तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करोगे क्या बनेगा, 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी, 20 आ गया। अब ये a माइनस बी माइनस सी तीनों माइनस में है, तो 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 20। तो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, एस। ए बी सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल है ना, तो हाँ बस यहाँ पर कोई s कर देते हैं। सम ऑफ ऑल साइड्स इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 2s। 20, सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 20, तो पेरीमीटर कितना आ गया, 40। ठीक है। तो ये सबसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन था। एक और लिख लो अगर ये कर सकते हैं, बाकी तो आई थिंक आप सब मैनेज कर ही लोगे। इसके अलावा तो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना, शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना, वो तो आता है ना। लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द शॉर्टेस्ट साइड एंड शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब ये लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ triangle of equilateral triangle, from a point in the interior of equilateral triangle, perpendiculars are drawn on 3 sides. The length of perpendiculars are 14 centimeter, 10 centimeter, 6 centimeter. Find the area of triangle. मेरे हिसाब से क्वेश्चन अपने आप में पूरा भी है, और लगता है शायद साइड गिवन भी नहीं है। कोई भी पॉइंट ले लो, इंटीरियर में परपेंडिकुलर ड्रॉ करके तीनों साइड्स को, और उन सबकी हमें लेंथ दी हुई है। तो कहते हैं इनका एरिया निकालो ट्राइंगल का। क्या इक्वल होंगे, नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं लिया ना, यहाँ से कोई लिया हुआ है, कहीं भी हो सकता है फ्रॉम अ पॉइंट। ये तो मैंने वैसे बना दिया, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ इस पॉइंट से ना, 3 ट्राइंगल्स बन गए। ये एपीबी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 14 इंटू एक्स। बीपीसी का क्या हो जाएगा,
हाफ इंटू 6 इंटू एक्स, और ऐसे ही तीसरे का हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू एक्स। और ट्राइंगल कौन सा दिया हुआ है ये, क्या एरिया होता है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उससे एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, कर लो इसको सॉल्व, उसके बाद बस आप जाओ, उसके बाद फिर अपना रेस्ट लेकर खाना वगैरह खाकर आना। ठीक है, फर्स्ट टू चैप्टर्स ऐसे रिवाइज करवा दूंगी। 4 बजे आ जाओ, 4:15 तक आ जाओ। क्या हो गया, 4:30 तक आ जाओ। हाँ। बेटा देखिए 2 दिन ही है, आज सेकंड होगी, थर्ड और फोर्थ बस, फिफ्थ को तो फाइनल एग्जाम है ना। हाँ फिर, अब क्या सोचना है, मैं पढ़ा ही रही हूँ, अब तो जो घर पे मैथ्स पढ़ रहे हो वो मेरे पास पढ़ रहे हो बस, तो ये भी नहीं घर जाके कुछ और पढ़ना है। वैसे यहाँ पर ना यू विल रादर कैंसल दिस एक्स, इसको आप कैंसिल कर दोगे यहाँ पर, आराम से कर देना। ठीक है, तो ये 60/√3 इज इक्वल टू एक्स, तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, साइड आ गई, अब एरिया निकालना है तो वो निकाल सकते हो। √3/4, 60/√3 इंटू 60/√3, तो एक तो √3 कट गया और एक √3 को रैशनलाइज कर दो। ठीक है, 3 आ गया, ये 20 हो गया और ये 5, तो ये आ जाएगा 300√3 स्क्वायर। क्लियर होगी बात ये सबको। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, अभी तक है ना। चलो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करेंगे हम।